सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जो एक निबंध है जिसको लिखा है अरविंद कुमार सिंह जी ने। इसके तीसरे भाग में हम चलेंगे आज। तो पिछले भाग में हमने देखा था कि जो पत्र है वो किस प्रकार एक धरोहर का रूप है, जो लोग संजोकर पत्रों को रखते हैं। और जितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, चाहे वो उद्यमी हो, कवि हो, शासक हो, ठीक है, किसान हो, सन्यासी हो, सबके जो पत्र हैं वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, ठीक है। उन पर अनुसंधान किया जा सकता है, उन पर सर्च किया जा सकता है और बहुत सारी जानकारी हमें मिल सकती है। और हमें पत्रों से भी पता चला कि जो अंग्रेज अधिकारियों ने जो पत्र लिखे हैं अपने परिवारों को, जब हमारे देश में महासंग्राम छिड़ा हुआ था, तो उसको पढ़कर उसकी जानकारी उससे हमें पता चल सकता है, या उससे हमें पता चला कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था वो बड़े ही जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ था। मतलब एक एक व्यक्ति, चाहे कितना भी छोटा कितना ही बड़ा क्यों हो, लेकिन वे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। तो आइए अब हम इसके आगे चलते हैं, आगे वाले भाग में। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। महात्मा गांधी इतने प्रसिद्ध थे उस समय कि कोई भी आदमी अगर महात्मा गांधी को पत्र लिखना चाहता है, केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख देता था तो वो पत्र सीधे महात्मा गांधी के पास पहुंच। अगर दुनिया की किसी दूसरी जगह से वो पत्र लिखकर भेजना चाहता था तो वो पत्र सीधे महात्मा गांधी के पास पहुंचे, उनको कोई पर्टिकुलर पते की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। केवल महात्मा गांधी नहीं, आजादी के समय जो अन्य महान हस्तियां थी, दिग्गज लोग थे, जो बड़े बड़े राजनेता थे, ठीक है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए बहुत प्रयास किया, ठीक है, और अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, उन तमाम हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। उनका बस नाम लिख दिया जाता था और जो चिट्ठी है, संदेश है, उन तक पहुंच जाता, उनके पत्र तक आसानी से उनको मिल जाता था। दुनिया के इन सभी लोगों के पास दुनिया से बड़ी संख्या में पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं। गांधी जी के पास जो है तमाम दुनिया के तमाम जगह से पत्र आते थे और उसका जवाब लिखने में उनसे मतलब वो बड़े बेजोड़ थे। पत्र जैसे ही आता तुरंत उसका जवाब लिखने बैठ जाते थे, वो कभी इंतजार नहीं करते। पत्र है जैसे अभी आजकल क्या होता है, हमारे पास मैसेज आया तो हम सोचते हैं हाँ ठीक है बाद में कर देंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन गांधी जैसे नहीं थे। पत्र उनको मिला तो तुरंत उसका उत्तर लिखने का प्रयास करते थे और तुरंत उत्तर लिख देते थे। इस मामले में बड़े बेजोड़ थे, ठीक है, उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे उन्हें पत्र मिलता था उस समय वो उसका जवाब लिख देते थे, अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। बताइए, तो महात्मा गांधी इतने मतलब मुस्तैद रहते थे इस पत्र का जवाब देने में कि जब दाएं हाथ से लिखते थक जाते थे तो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे, दोनों हाथ चलते थे उनको। महात्मा गांधी नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। महात्मा गांधी नहीं, और भी आजादी के जितने भी बड़े बड़े जो नायक थे, महानायक थे, इनके पत्र आपको गांव गांव में मिल जाएंगे, ठीक है ना। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया। आज भी गांव के जिन लोगों के पास इनके पत्र हैं उन लोग उसको बहुत अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण की चीज मानते हैं। कई लोगों ने उसको फ्रेम करा कर रख लिया कि महात्मा गांधी का पत्र है, ये सुभाष चंद्र बोस का पत्र है, ये लाला लाजपत राय का पत्र है, ये मदन मोहन मालवीय का पत्र है। ऐसे उन पत्रों को लोगों ने सजो कर रखा हुआ है, ठीक है। यह है पत्रों का जादू। क्या आप किसी मैसेज को इतना संभाल कर रख सकते हैं? मोबाइल में कोई मैसेज आपको लिखकर भेज दिया जाए या ईमेल में, आप इतना संभाल कर रख पाएंगे? कभी नहीं। लोग सालों साल, सोचिए देश को आजाद हुए कितने साल हो गए, बावजूद अभी भी वो चीज लोगों के पास अभी रखी हुई है। क्या आप किसी एसएमएस को इतने दिनों तक रख पाएंगे अपने पास? आप तो मोबाइल ही चेंज कर देते हैं कुछ साल के बाद, ठीक है ना। तो यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पत्रों को आधार मानकर कई भाषाओं में बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि पत्रों का क्या महत्व है। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। ये जो पत्र है किसी दस्तावेज, मतलब दस्तावेज का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट समझिए आप, ठीक है ना। मतलब कोई एक तरह का एक साक्ष्य है वो, ठीक है ना, एक साक्ष्य, एक सबूत है वो, ठीक है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, सुमित्रानंद पंत एक बहुत बड़े छायावादी कवि थे, उनके जो पत्र थे वो हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के जो पिता हैं, उनके नाम उन्होंने जो पत्र लिखे, उन पत्रों का किस तरह संकलन हुआ? पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, इस नाम से संकलित हुए। निराला के पत्र, अब निराला जी ने पत्र लिखा, क्या उसका नाम था? हमको लिखो है कहा, ये उनके पत्रों का नाम है। तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती, अब दयानंद सरस्वती ने जो पत्र लिखे वो क्या है? पत्रों के आईने में, पत्रों के आईने में नाम से वो संरक्षित है, ठीक है ना, संकलित किया गया, वो सुरक्षित भी है। ये ऐसी कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, मतलब ये पुस्तकों का रूप ले चुके हैं। उनमें क्या लिखा, आप अगर पुस्तक खरीदा आपको जानकारी मिलेगी कि वो लोग किस तरह से बातचीत करते थे, उनका संवाद किस तरह का था। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। जो प्रेमचंद थे वो जो नए लेखक हुआ करते उनको बड़े प्रेरणात्मक जवाब दिया करते थे, प्रेरक, ताकि वो फिर और लिखने के लिए उद्यत हो सके। वो पत्रों के जवाब में बहुत मुस्तैद रहते थे, वो भी बड़े मुस्तैद रहते थे, जैसे ही पत्र आए वैसे ही उसका जवाब देते थे।
इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। तो गांधी और जो रविन्द्रनाथ टैगोर उन्होंने जो लेख लिखे, जो एक दूसरे पत्र लिखे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रेरक हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हो चुका है। महात्मा और कवि नाम से एक संग्रह प्रकाशित हुआ 1915 से 1941 के बीच में, जिसमें महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के जो बीच पत्राचार हुआ उसका संकलन है उस पुस्तक में, जिसमें बहुत से नए तथ्यों उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे उनकी मनोदशा और तमाम लेखा जोखा मिलेगा उसमें, ठीक है ना। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। ये जो पत्र व्यवहार है, इसकी जो परंपरा है, ये भारत में बहुत पुरानी है। बहुत पुराने समय से पत्रों का मतलब जो पत्राचार है, बहुत पुराने समय से भारत में चल रहा है। पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है, लेकिन इसका जो विकास है और तेजी से जगह जगह हर जगह पहुंचने का, वो आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग को मिली। आजादी जितने भी सरकारी विभाग हैं, जो भी विभाग, उनकी तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल माने सबसे ज्यादा किसकी सराहना की गई, प्रशंसा की गई, तो वो डाक विभाग की गई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। क्योंकि डाक विभाग क्या करता है? लोगों को जोड़ने का काम करता है। चिट्ठियां आती हैं, लोगों को पढ़ते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से जुड़ते हैं। लेकिन बाकी विभाग में ऐसा नहीं है, लोग अपना काम कराते हैं, चले जाते हैं। घर घर तक इसकी पहुंच है, किसकी? डाक विभाग की। वो घर घर तक जा सकता है। आज भी देखिए कई सारे प्रवेश पत्र, हालांकि अब तो हम ऑनलाइन भी डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे अभी भी चीजें ऐसी हैं जो पत्राचार के माध्यम से हमको प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। आज देखिए दुनिया कहां से कहां तक पहुंची, लेकिन आज भी चिट्ठी पत्री बंद नहीं हुई। अभी बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, चाहे शहरी इलाकों में बड़े बड़े मकान, जो बड़े बड़ी बिल्डिंग होती है, ठीक है, बड़े बड़े हवेलियों जैसे बड़े बड़े बंगले में रहने वाले लोग, चाहे उस तरह के लोग या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव, चाहे जंगलों के बीच जैसे आदिवासी लोग रहते हैं, जंगलों से घिरा गांव वो हो, या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, जो पहाड़ के लोग रहते हैं वहां बर्फ गिर जाती है। आपको मालूम है जो हिमाचल है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, ठंड के दिनों में क्या इतनी बर्फ गिरती, रास्ता जाम हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, आना जाना नहीं हो पाता, 6 महीने तक लोग जाम रहते हैं। उसके बावजूद तो ऐसी जगह में रहने वाले लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे, चाहे वो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हों, यानी जो मछुआरे हैं वो हों, या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। रेगिस्तान में जो ढाणियां हैं, ढाणी का मतलब होता है एक तरह से बसावट बोलते हैं ढाणी को, छोटा सा मकान होता है, ठीक है, किसी पेड़ के नीचे बना लेते हैं लोग, खासकर रेगिस्तान में, और वहां वो लोग रहते हैं। एक तरह की झोपड़पट्टी आप समझ सकते हैं, लेकिन मिट्टी से उसको बनाया जाता है। या आज भी ये लोग खतों का इंतजार करते हैं, आज भी लोग पत्रों का बड़ा बेसब्री से, बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य जो संदेश माध्यम, उसके लिए वो डाक विभाग जाते हैं। आप कभी जाइए पोस्ट ऑफिस में, देखेंगे आप, तमाम लोग खड़े रहते हैं वहां अपने काम के लिए। आखिरकार अगर संचार साधनों का इतना विकास हो चुका है, मोबाइल फोन सब कुछ, उसके बावजूद भी क्यों लोग जाते हैं? तो उसकी महत्ता अभी तक बरकरार, अभी तक उसकी महत्ता बनी हुई है, ठीक है ना। अभी भी वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है, जो डाक विभाग है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। देखिए आज तो ये समय आ गया है कि हम लोग पेटीएम और तमाम तरह के इस तरह के साधन है, गूगल पे और पता नहीं मनी ट्रांसफर, हम लोग या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए हम लोग किसी को भी पैसा भेज सकते हैं। लेकिन आज भी दूर दराज के इलाकों में जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहाँ आज भी लोग मनी ऑर्डर के जरिए उनको पैसा पहुँचता है। और जब ये पाठ लिखा गया था तब तो ऐसी हालत थी ही कि मनी ऑर्डर तो मैंने भी प्राप्त किया है, ठीक है, मेरे पिताजी मुझे मनी ऑर्डर भेजते थे, और मेरे भाई जो है, ठीक है, जो आर्मी में है, वो भी मुझे मनी ऑर्डर भेजते थे। तो वो उससे मुझे पैसा मिलता था, और फिर मैं अपने पढ़ाई के खर्च, उससे मैं अपनी पढ़ाई का और रहने का खर्च चलाता था। तो ये चीजें अभी भी कहीं कहीं हैं, ठीक है, बहुत जगह तक तो अब ये चीजें समाप्त हो रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीजें होंगी। अगर आप पास के पोस्ट ऑफिस में जाए, वहां पता करें कि क्या आज यहाँ से किसी को मनी ऑर्डर भेजा जाता है, तो आपको सही जानकारी दे पाएंगे। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो गांव या इस तरह के दूर दराज इलाकों में जब कोई डाकिया पहुंचता है किसी की चिट्ठी लेकर या किसी का मनी ऑर्डर लेकर, तो लोग उसको देवदूत समझते हैं कि अरे भैया अच्छा हुआ तुम आए, ठीक है, तुम्हारे लिए देवदूत, हमारी मुसीबतों का अंत करने वाले, ठीक है, इसलिए उसको देवदूत के रूप में भी माना जाता है। तो देखिए ये पाठ कितना अच्छा है, इससे हमें पता चला कि जो
संचार माध्यमों की विकास यात्रा वो कहाँ शुरू हुई और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। बावजूद इसके चिट्ठियों का जो महत्व समाप्त नहीं हुआ है और मुझे लगता है हमें इस क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस क्रम को कैसे हम आगे बढ़ाएं कि हम भले हमारे पास मोबाइल है लेकिन बावजूद इसके हम पोस्ट ऑफिस में जाएं, वहां से हम जो पत्र होता है उसको खरीदें, चाहे वो अंतर्देशीय पत्र हो, ठीक है, या आप एक कागज में पत्र लिखें, उसको लिफाफे में डालकर उसमें उचित डाक टिकट लगाकर उसको भेजें। और आप देखेंगे कि आप जब किसी को ऐसा पत्र आप किसी अपने मित्र को भेजें, ठीक है, या अपने पिता को भेजें, या अपने मन की कोई बात आपको कहनी हो, ठीक है, तो आप अपने पिता को बात लिख कर भेज सकते हैं, अपनी माता को या अपने जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनको आप भेज सकते हैं। ठीक है, आप अपने गुरुजनों को, ठीक है, लिख कर भेज सकते हैं, ठीक है, चिट्ठी के माध्यम से। मतलब मैसेज तो आप करते हैं, फोन तो करते हैं, लेकिन आप उसमें किस तरह की बात करते हैं? आप चिट्ठी जब लिखेंगे तो आप किस तरह की बात करेंगे, वो चिट्ठी को लोग संजो कर रखेंगे। तो ये पार्ट बहुत अच्छा है, आप इस पार्ट को पढ़ें, बहुत सारी जानकारी इस पार्ट से हमें मिली। हमें ये पता चला कि पहले संचार माध्यम कैसे थे, किस हालत में थे, और आज दुनिया कहाँ विकास कर चुकी है। ठीक है, आज हम कितना तेजी से विकास कर रहे हैं, हम कहाँ आ गए हैं, हम 5th जनरेशन में आ गए हैं, 5G। तो इस पार्ट को आप लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न हैं उनको देखें और प्रश्नों के उत्तर जो है वो पाठ पटों से खोजने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा पाठ है। धन्यवाद बच्चों।